सो अगर अब हमें ओवरलैपिंग को समझना है ना, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा किसको, फ्लाइट लाइन को और ओवरलैपिंग की रिलेशन को। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी होती है उसमें क्या होता है। बेसिकली अगर हमें फ्लाइट लाइन ऑब्टेन करनी होती है, फ्लाइट लाइन यानी कि वो हाइट, वो पाथ जो कि प्लेन लेता है, कैमरा वो क्लिक करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ्लाइट लाइन मतलब जो जिस एल्टीट्यूड पर जो है कैमरा का प्लेटफॉर्म जो है वो तैनात किया गया है फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए। सो कैमरा जो होता है वो किसके ऊपर रखा जाता है, किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर, किसी हेलीकॉप्टर के ऊपर, किसी स्पेसशिप के ऊपर, किसी पिक्चर्स के ऊपर, ठीक है। सो इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके फ़ोटोग्राफ जो है वो क्लिक की जाती है। फिर इसके बाद बताया है कि हमारे यहाँ पर एक पिक्चर है, ये जो फिगर है जो कि शीट्स में भी बनवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये शो करता है फ्लाइट लाइन को। हमारे पास यहाँ पर 3 वर्टिकल एरियल फ़ोटोग्राफ्स ली गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी वर्टिकल एरियल फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो हम इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि एक है ये, दूसरी है ये और तीसरी है ये। सो 3 वर्टिकल एरियल फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास यहाँ पर है और ये तीनों की तीनों पिक्चर्स जो हैं ये एक के बाद एक ली गई है। और इनके बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि मान लो ये खींची गई 5 बजे और ये खींची गई 5:20 पे, तो ये जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है कि 20 मिनट बाद अगली पिक्चर खींची गई, ये काम कौन करता है, ये काम करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है कैमरा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कैमरा इंटरवेलोमीटर, कैमरा इंटरवेलोमीटर। सो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टाइम पीरियड नापता है बिटवीन 2 सक्सेसिव एरियल फोटोग्राफी इन अ फ्लाइट लाइन, ठीक है, इन अ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी जब क्लिक की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगला बताया गया है कि वाइल टेकिंग द एरियल फोटोग्राफ्स, कि जब एरियल फोटोग्राफ्स को हमें क्लिक करना होता है, सो स्पीड को देखते हुए कि हमें पता है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी स्पीड पे उड़ाना है, 50, 60, 70, 100, 120 स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्केल जो भी हम लेते हैं एरियल फोटोग्राफी का, वो ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इंटरवेलोमीटर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हर एक पिक्चर जो है वो 60% ओवरलैप करे ऑफ द नेक्स्ट पिक्चर। सो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक ओवरलैप और एंडलैप। सो जो हमारा टॉपिक था ना ओवरलैपिंग ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, तो वो इस तरीके से बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट की स्पीड और स्केल को ध्यान में रखते हुए जो कैमरा इंटरवेलोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो पिक्चर्स होती हैं उनके अंदर 60% ओवरलैप नज़र आए। इसी को कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक ओवरलैप और एंडलैप। This overlap is very important because it provides at least 2 and sometimes more images of every object situated on the ground along the flight line। इसके अंदर बेसिकली आप लोग देख सकते हो, एक इमेज है ये, ठीक है, और दूसरी इमेज है ये, ठीक है, दूसरी इमेज है ये, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये इस इमेज में भी आया है और इस इमेज में भी आया है, और ये कितना परसेंट एरिया है, 60% है। तो इस ही 60% एरिया जो इस इमेज में भी आया है और इसमें भी आया है उसको हम लोग कहते हैं 60% ओवरलैप किया गया है उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स को देने में। तो ये दो अलग अलग है, एक ये है, एक ये है। जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया 1 और इसको दे दिया 2, तो ये पहले खींची गई थी, दूसरी बार खींची गई थी, ठीक है, और इनके बीच में 60% ओवरलैप है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर कि दिस ओवरलैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड एटलीस्ट 2 और समटाइम मोर इमेजेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट ग्राउंड अलॉन्ग द फ्लाइट लाइन। सो ये वही है। सो ये हमने यहाँ पे दिखाया एल्टीट्यूड अबव द ग्राउंड, ये पूरी फ्लाइट लाइन हो गई। सो सिंपल अगर डेफिनेशन हम लोग देखें फ्लाइट लाइन की, तो वो क्या हो गया, पाथ ऑफ एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग एरियल सर्वे दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लाइट लाइन। और फ्लाइट लाइन को मतलब हम लोग पिक्चर इस तरीके से खींचते हैं वर्टिकल एरियल फोटोज़ की 60% ओवरलैप हमें नज़र आए, ताकि हम आसानी से 3D व्यू जो है उस पर्टिकुलर चीज़ का देख पाएँ, ठीक है। सिंगल फ्लाइट लाइन ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी विद 60% ओवरलैप और एंडलैप 3 एक्सपोजर स्टेशन h मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। सो ये इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, लेंसेज हैं। सो एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, यानी कि यहाँ से फ़ोटो खींची जा रही है पहली वाली, यहाँ से दूसरी वाली, यहाँ से तीसरी वाली, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपोजर स्टेशंस हो गए। नेक्स्ट है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, यानी कि जहाज यहाँ से जो है टेक ऑफ किया और यहाँ पर लैंड करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला टॉपिक, इन मोस्ट एरियल फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स मल्टीपल फ्लाइट लाइन्स आर रिक्वायर्ड सो दैट मैक्सिमम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया कंसर्न कैन बी ऑब्टेन्ड, कि कभी यहाँ से फिर कभी इधर उधर, तो अलग अलग मल्टीपल फ्लाइट लाइन। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक सिंगल फ्लाइट लाइन दिखाई गई है, एक ही फ्लाइट लाइन को यहाँ पर दिखाया गया है,
ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमें और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम मल्टीपल फ्लाइट लाइंस जो हैं इधर उधर जहाज छोड़ाते हैं ताकि हमें बढ़िया सी चित्र मिल सके। इन दिस प्रोसेस देयर इज़ एन ओवरलैप ऑफ ओनली 20 to 30% विच इज़ कॉल्ड एज लिटरल ओवरलैप्स। यदि ओवरलैप ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड ओवरलैप। यदि जो ओवरलैप है वह कम है तो वो भी जो टाइप्स है उनको हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो मेन इतना याद रखना है कि जब लिटरल ओवरलैप कब होता है, जब 20 से 30% ओवरलैप होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटरल ओवरलैप और साइड लैप। लिटरल ओवरलैप और साइड लैप। Lateral overlap or side lap. To obtain multiple flight lines, the pilot has to turn at an angle of 180 degree at the end of the first flight line and fly in the opposite direction. While turning, special care is taken that the aircraft does not get distorted due to the tilt of the aircraft. Many times due to the gust of wind, pilot's mistake, aircraft goes to the right or left of the desired line. But if the distortion in the vertical aerial photography is 3 degree or less, then there is no significant distortion. Apart from this, if the overlap in the direction of flight is 60% and the lateral overlap is 20 to 30%, that no special प्रॉब्लम अराइजेज। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली वह बताया गया है कि कभी कभी पायलट की मिस्टेक की वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ी हमें देखने को मिलती है। मल्टीपल फ्लाइट लाइंस के बारे में बताया गया है कि पायलट जो है पहले 180 डिग्री पे टर्न करेगा, फिर उसके बाद किस तरीके से मैनेज करता है फ़ोटोग्राफ्स खींचना इन द केस ऑफ मल्टीपल फ्लाइट लाइंस। सो ये यू कुड रीड बाय योरसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला फ्लाइट लाइन ऑफ एरियल फोटोग्राफी। नेक्स्ट आता है फ्लाइट लाइन और ओवरलैपिंग। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओवरलैपिंग ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स के अंदर कि व्हेन एरियल फोटोग्राफ्स आर टेकन फॉर मैपिंग और एनालिसिस दे आर कैप्चर्ड इन सीक्वेंसेज अलोंग मल्टीपल फ्लाइट लाइन्स। कि मान लो एक ही रीजन है या एक ही एरिया, तो उनको हम लोग सीक्वेंस में खींचते हैं कि बस एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है। दीज इमेजेस जो हैं ये इंटेंशनली ओवरलैप करती रहती हैं कि यही एरिया इसमें भी दिखता है और वही सेम एरिया इसमें भी दिखता है, तो उसकी ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें कंप्लीट कवरेज मिलता है। 3D इंटरप्रिटेशन हम लोग आसानी से कर पाते हैं। मेजरमेंट जो है एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं अगर ओवरलैपिंग है बढ़िया सी सक्सेसिव एरियल फोटोग्राफी के बीच में। सो ओवरलैपिंग जो होती है इससे हम लोग बढ़िया सा स्टीरियोस्कोपिक विजन कर सकते हैं। स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आवर आइज़ टू सी और एबिलिटी ऑफ अवर ब्रेन जो कि 2D को क्या करता है 3D व्यू में टर्न कर लेता है विद द हेल्प ऑफ स्टीरियोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ओवरलैप में सबसे पहले फॉरवर्ड ओवरलैप और एंड लैप, जो भी हमने किया था डायग्राम के अंदर, जिसके अंदर इस टाइप से जो था डायग्राम था जो कि 60% ओवरलैप यहाँ पर शो कर रहा था। राइट। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज़ की फॉरवर्ड ओवरलैप की डेफिनेशन अगर हम बताएं। सो इट अकर्स बिटवीन कंजिक्यूटिव फोटोज़ इन द सेम फ्लाइट लाइन। की जैसे ये हो गई हमारे पास एक सेम फ्लाइट लाइन और इसके अंदर हमने ये हमारे पास एक लेंस हो गया, दूसरा लेंस हो गया, तीसरा लेंस हो गया, और ये हमने कुछ इस तरीके से क्या किया, ओवरलैपिंग करा। ठीक है। सो इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ओवरलैप और एंड लैप। ओवरलैप परसेंटेज जो होता है वो अराउंड 60% होता है, बट ज़रूरी नहीं कि 60% ही हो, बेटर 60% को माना जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन। पर्पज इंश्योर्स ईच पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज कैप्चर्ड इन एटलीस्ट 2 फोटोज़। कि इसका मेन काम क्या होता है फॉरवर्ड ओवरलैपिंग का, कि मान लो कि एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है वो 2 फोटोज़ के अंदर आसानी से कैप्चर हो जाए। इंश्योर ईच पॉइंट ऑन द फोटो इज़ कैप्चर्ड इन एटलीस्ट 2 फोटोज़, कि 2 फोटोज़ में वही सेम पॉइंट जो है हमें आसानी से नज़र आ सके, ताकि हम स्टीरियोस्कोपिक विजन जो है आसानी से कर पाएँ, 3D व्यू कर पाएँ स्टीरियो पेयर्स का। स्टीरियो पेयर्स भी हमने किया था। स्टीरियो पेयर्स क्या होते हैं, 2 फोटोज़ सेम एरिया की जो कि स्लाइटली डिफरेंट एंगल से ली गई हैं। ठीक है। जिनका हम लोग आसानी से उनको जोड़ जाड़ के आपस में रख के स्टीरियोस्कोप के नीचे रखते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टीरियोस्कोप में से देखते हैं और हमें वो चीज़ 3D में नज़र आती है। इसके अलावा हम लोग जो है फॉरवर्ड ओवरलैपिंग का यूज़ कॉन्टरिंग, एलिवेशन और इन सब में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है साइड ओवरलैप। साइड ओवरलैप कब अकर होता है, बिटवीन एडजेसेंट फ्लाइट लाइंस, फोटो टेकन साइड बाय साइड। ठीक है। साइड ओवरलैप और साइड लैप क्या होता है, जहाँ पर एडजेसेंट फ्लाइट लाइंस यानी कि फॉर फोटो टेकन साइड बाय साइड,
तो साइड ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या होता है कि सेम एयरक्राफ्ट होता है, एक ही हवाई जहाज़ होता है। वो क्या करता है, पहले एक प्लान्ड रास्ते पे जाएगा, फ़ोटोज़ क्लिक करेगा, बाद में टर्न करेगा, घूमेगा, उसके बाद वो चल के आएगा, वापस फ़्लाइट करेगा अलॉन्ग द नेक्स्ट पाथ। फिर उसके बाद उसको अगर और कोई और फ़ोटो खींचना है तो वो वापस जाएगा, फिर वो टर्न करेगा। तो इसके अंदर लॉट ऑफ पीपल दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट कि क्या इसके अंदर 2 या 3 फ़्लाइट्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही फ़्लाइट अलग अलग पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। एक ही फ़्लाइट होता है, वो कभी इधर कभी उधर मल्टीपल फ़्लाइट लाइंस घूमता है, ठीक है। और फ़ोटोज़ क्लिक करता है जिनके अंदर 20 या 30% के अप्रॉक्स साइड बाय साइड जो है फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है। तो उनमें इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है जो कि 20 से 30% तक होता है, ठीक है। इट इंश्योर्स कंप्लीट एरिया कवरेज, ठीक है। फिर इसके अंदर इट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग मोज़ेक्स, लार्जर मैप, हेल्प रिड्यूस एज डिस्टॉर्शन, इंश्योर्स डाटा कंटिन्यूटी अक्रॉस द फ्रेम्स। सो ये हो गया इस तरीके से कि साइड ओवरलैपिंग किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर की जो फॉरवर्ड ओवरलैप होता है वो 60% का होता है, क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर 60% रहे या है तो उससे हम बेटर जो है 3D व्यू कर पाते हैं, ठीक है। मोस्ट टेरेंस टाइप्स में 60% जो सबसे सुटेबल रहता है 3D व्यू के लिए, स्टीरियोस्कोपिक विजन के लिए। वहीं साइड ओवरलैप 20 से 30% का यदि हम बना के चलते हैं तो इससे क्या होता है कि इंश्योर होता है दैट देयर आर नो गैप्स व्हेन स्टिचिंग इमेजेस फ्रॉम मल्टीपल फ्लाइट लाइन। जैसे कि एक हवाई जहाज है, एक फ़्लाइट है, एक एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ इस फ्लाइट लाइन को उसने फॉलो किया और उसने इतनी सारी इमेजेस गैदर करी, ठीक है। और वहीं अगर उसने 20 से 30% ओवरलैप फॉलो किया है तो जो भी उसने एरिया कवर किया है उसके अंदर कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग कर ली तो कोई बीच में गैप होगा कैसे, लेकिन वहीं अगर ओवरलैपिंग कम है तो बीच में जगहें छूट सकती हैं, राइट। सो वही है कि मल्टीपल फ्लाइट लाइंस होती हैं लेकिन मल्टीपल फ्लाइट्स नहीं होती हैं साइड ओवरलैपिंग में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर, सो ये था पूरा ओवरलैपिंग का, ठीक है। सो ओवरलैपिंग किस तरीके से करनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ओवरलैप्स कौन कौन से होते हैं, फिर है वाई दीज परसेंटेजेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लाइट लाइंस के बारे में, फ्लाइट लाइन क्या होती है, पाथ, और इसके अंदर हमने पढ़ा 60% ओवरलैप क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग वगैरह कर लिया, फ्लाइट लाइन वगैरह कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक विजन भी हो गया। फिर आता है एक बार स्टीरियो पेयर प्रिपरेशन। ये छोटा सा टॉपिक है। स्टीरियो पेयर हमने अभी देखा कि स्टीरियो पेयर क्या होता है, 2 इमेजेस जो कि एक ही एरिया की होती है लेकिन अलग अलग एंगल से ली जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो पेयर। जब हम इनको इस तरीके से अरेंज करते हैं, स्टीरियोस्कोप में देखते हैं तो हमें इनका 3D व्यू नज़र आता है। तो स्टीरियो पेयर प्रिपरेशन में जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक आता है हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट और एक आता है हमारे पास कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। एक आता है हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट और एक आता है हमारे पास CPP। तो हमें सबसे पहले अगर इसको समझना है स्टीरियो पेयर प्रिपरेशन को तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है। तो लेट्स गो एंड स्टडी प्रिंसिपल पॉइंट। सो प्रिंसिपल पॉइंट में क्या होता है बेसिकली, जो कैमरा होता है जो हम एरियल फ़ोटोग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्पेशल मार्क्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं। जो भी एरियल फ़ोटोग्राफ्स हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि एरियल फ़ोटोग्राफ है तो उस पर प्लस माइनस इस तरीके के जो साइंस होते हैं वो कॉर्नर्स पे बने होते हैं, और इन मार्क्स को, साइंस को जो कि कॉर्नर्स पे होते हैं और इन द मिडल ऑफ द लेंसेज ऑफ द कैमराज, उसको क्या कहा जाता है, फिड्यूशियल मार्क्स कहा जाता है, ठीक है। सो इसको क्या कहा जाता है, फिड्यूशियल मार्क्स कहा जाता है या फिर कॉलीमेटिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। सो फिड्यूशियल मार्क्स और कॉलीमेटिंग पॉइंट्स जो कि कॉर्नर्स पे, एजेस पे लोकेटेड होते हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल पॉइंट। सो जो हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल पॉइंट, इन फिड्यूशियल मार्क्स का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल पॉइंट कहा जाता है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द अपोजिट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एरियल फोटोग्राफ इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल पॉइंट।
The point at which a line passing through the center of the camera lens touches the film is called as the principal point. So सिंपल भाषा में कहा जाए तो एरियल फोटोग्राफ का सबसे सेंटर जो पॉइंट होता है ना, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल पॉइंट. जनरली दिस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज सेंट्रल लाइन ऑफ द कैमरा. दिस इज वाई द प्रिंसिपल पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द एरियल फोटोग्राफ. दिस इज द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा टचेज वाइल टेकिंग एन एरियल फोटोग्राफ. सो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है कैमरा का वो टच करता है ग्राउंड के ऊपर. जैसे कि ये क्या है, कैमरा है, और ये क्या है, पूरा एरिया का फोटोग्राफ है. सो ये जैसे कैमरा का एक्सिस है तो इसके नीचे वाला डायरेक्ट पॉइंट क्या होगा, एरियल फोटोग्राफ में प्रिंसिपल पॉइंट होगा. सो प्रिंसिपल पॉइंट वह पॉइंट जिसके ऊपर डायरेक्ट कैमरा एक्सिस जो है वो रखा जाता है या होता है. सो यहाँ पर ये डायग्राम रहा जिसमें आसानी से पता चल जाता है कि ये क्या है, फिड्यूशियल मार्क्स हैं और ये बीच में प्रिंसिपल पॉइंट है. या फिर हम इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि ये सारे फिड्यूशियल मार्क्स हैं और ये बीच में क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है. नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर CPP. CPP का मतलब क्या होता है, कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट. सो अब हम फटाफट से इसको समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्टीरियो पेयर समझेंगे और हमारी पूरी यूनिट डन. सो इसके अंदर सबसे पहले इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर हम ब्रीफ में इसको स्टडी करें तो जो एयरक्राफ्ट होता है वो क्या करता है, हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है, और साथ साथ फॉरवर्ड चलते चलते ये क्या करता है, एरियल फोटोग्राफ्स को क्लिक करता है, ठीक है, और इसकी पोजीशन जो होती है वो चेंज होती रहती है. एरियल फोटोग्राफ्स आर टेकन बाय द एयरक्राफ्ट इन सच अ वे दैट द इमेज ऑफ ईच पार्ट ऑन द ग्राउंड इज रिकॉर्डेड इन many nearby aerial photograph. That is, some part of the area recorded in one aerial photograph should be repeated in the next aerial photograph. The repetition of the same place का repetition in the डिफरेंट एडजेसेंट एरियल फोटोग्राफ्स इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. सो एक ही प्लेस का यहाँ भी आना, इस फोटो में भी आना, सो इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग. एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है, जैसे ये एक हमारे पास एरियल फोटोग्राफ है, ये हमारे पास एक एरियल फोटोग्राफ है और इसका प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, ये. सो एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग की वजह से जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है each aerial photograph का is repeated in the previous and the next aerial photograph as well. So यानी कि ये जो है नेक्स्ट फ़ोटो के अंदर भी रिपीट होगा वो, ठीक है, और जो इससे पिछले वाली जो फ़ोटोज़ थी उसके अंदर भी ये चीज़ रिपीट होगा, प्रिंसिपल पॉइंट. सो इफ़ यू केयरफुली लुक एट द पार्ट नियर द प्रिंसिपल पॉइंट देन सम पार्ट ऑफ इट विल ऑल्सो बी सीन इन द एडजेसेंट एरियल फोटोग्राफ. दीज टू रिपीटेड पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट. दैट द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ इज़ द कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ सेकेंड एरियल फोटोग्राफ. यानी कि ये जो पॉइंट है, जब इसकी ओवरलैप्ड फ़ोटो के अंदर लोकेशन चेंज हो जाएगी तो उस चेंज्ड लोकेशन वाले प्रिंसिपल पॉइंट को हम लोग कहेंगे कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट. सो इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज कि यही पॉइंट जब दूसरे फ़ोटो के अंदर कहीं और नज़र आएगा तो उसको हम लोग कह देते हैं सिंपल कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट. दैट्स इट. The principal point of the first aerial photograph is the conjugate principal point of the second aerial photograph. Very simple. ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, ये क्या है, फिड्यूशियल मार्क है, यहाँ पर ये क्या है, लाइन ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटो P1, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटो PP2. सो दो फोटो हैं, एक ये है एक ये है, फ़ोटो 1 है और फ़ोटो 2 है. इसका प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, ये रहा, और इसका प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, ये रहा. फिर उसके बाद हमने क्या बताना है, हमने ओवरलैपिंग करी इनकी, ठीक है, इनको एक साथ देखा तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, फ़ोटो 1 का प्रिंसिपल पॉइंट और ये क्या है, फ़ोटो 2 का प्रिंसिपल पॉइंट, और ये CPP2 है यानी कि कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ 2, और ये क्या है, CPP1. प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ 1 इक्वल्स कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ 2. सो यानी कि जो प्रिंसिपल पॉइंट है फर्स्ट फ़ोटो का वो इक्वल होता है किसके, कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ 2. इसको और अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि ए फिगर में क्या दिखा गया है, एक सिंगल एरियल फोटोग्राफ दिखाई गई है, ठीक है. फिर है कि जो PP है इज़ लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ड्रॉन थ्रू अपोजिंग फिड्यूशियल मार्क्स, ठीक है. सो जहाँ पर फिड्यूशियल मार्क्स है, ये जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पे क्या है, सबसे पहले वाला प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट है.
नेक्स्ट आता है अपने पास इसके अंदर अगला, ये हो गया प्रिंसिपल पॉइंट। नेक्स्ट बता रखा है यहाँ पर कि ज्योमेट्री ऑफ द फोटो, बी के अंदर क्या बता रखा है, बेसिकली बी के अंदर क्या बता रखा है, ज्योमेट्री ऑफ द फोटो, सुपरपोजिशन ऑफ फोटो 1 एंड फोटो 2। सो यहाँ पर इसके अंदर सुपरपोजिशन कर दिया है, यानी कि उसको एक दूसरे के ऊपर रखा है, फोटो 1 को फोटो 2 के साथ। नाउ इसके अंदर हमें क्या बताना है, 60% ओवरलैपिंग भी दिखाई गई है, कैन बी व्यूड। नोट द लोकेशन ऑफ पीपी एंड सीपीपी ऑन ईच फोटोग्राफ, अ लाइन ड्रॉन बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट आइडेंटिफाइज द लाइन ऑफ लाइट। सो दो प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है वो क्या हो गई, लाइन ऑफ लाइट। ठीक है, दो प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच की लाइन हो गई लाइन ऑफ लाइट। एक हो गया कंजुगेट पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट और एक हो गया कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ वन फोटो। नेक्स्ट इसके अंदर मेन हमें यही याद रखना है, कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है कि जब हमारे पास दो ओवरलैपिंग होती है तो फर्स्ट का प्रिंसिपल पॉइंट जब सेकंड फोटोग्राफ में हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, तो उसी चेंज लोकेशन को कहते हैं CPP, कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर, अगर हम लोग वापस जाएं स्टीरियो पेयर्स वाले टॉपिक पे, सो स्टीरियो पेयर्स में क्या आएगा, बेसिकली ये रहा। तो स्टीरियो पेयर प्रिपरेशन में हमने देखा कि लाइन ऑफ लाइट क्या होती है, हमने यहाँ पर PP देखा, हमने यहाँ पर CPP देखा, कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट भी देखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टीरियो पेयर प्रिपरेशन में कि हमने किस तरीके से अलाइनमेंट करना होता है और फिर हम इनको प्रॉपरली इनके लाइन ऑफ लाइट को मैच करके, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है स्टीरियोस्कोप से ऑब्ज़र्व करते हैं एरियल फोटोग्राफी को ताकि हम इसे आसानी से देख सकें। ठीक है, 3D व्यू जो होता है हम लोग आसानी से देख सकें। सो यहाँ पर इसके कुछ सिंपल स्टेप्स लिखे हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ स्टीरियो पेयर for viewing using a lens stereoscope. A. The principal point and the conjugate principal point are identified on each photograph. A line is drawn through them with a straight edge. This locates the line of light. फिर इसके बाद है इसके अंदर बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें बेसिकली लाइन ऑफ लाइट की लोकेशन बताई गई है कि जब हम प्रिंसिपल पॉइंट और कंजुगेट प्रिंसिपल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ज्वाइन किया गया है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ लाइट कहते हैं। अ पोर्शन ऑफ द कॉमन ओवरलैप एरिया दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू द इंटरप्रेटर इज मूव्ड पैरेलल विद द लाइन ऑफ द फ्लाइट। क्या पोर्शन ऑफ द कॉमन ओवरलैप, मान लो हमें जो है निकालना है कॉमन इंटरेस्ट का, तो हम उसके बिल्कुल पैरेलल जो है लाइन ऑफ लाइट के पैरेलल जो है उसको बिठाएंगे, सामंजस्य बिठाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, हम जो इंटरप्रेटर है जो भी एरिया को वो ऑब्ज़र्व करना चाहता है वो बिल्कुल लाइन ऑफ लाइट के पैरेलल जो है उस चीज़ को क्या करेगा, मार्क करेगा और उसको ऑब्ज़र्व करेगा विद द हेल्प ऑफ लेंस स्टीरियोस्कोप। ठीक है, सो एरिया दैट कैन बी व्यूड यूजिंग द लेंस स्टीरियोस्कोप, ये हो गया अपना लेंसेज वाला स्टीरियोस्कोप। ठीक है, ये इसके फोल्डेबल आर्म्स और ये इसका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो, और ये हो गया प्रिंसिपल पॉइंट, ये हो गया CPP। ठीक है, लाइट ऑफ लाइन, और इसके बिल्कुल सीधा सीधा हमने जो है इस जो भी एरिया हमें देखना है उसके थ्रू हमने इसका फाइनल अलाइनमेंट कर दिया। फिर इसके लिए मेन तो हमें इतना पता होना चाहिए कि स्टीरियो पेयर्स क्या होते हैं, CPP क्या होता है, PP क्या होता है। ठीक है, बाकी एक चीज़ इसमें रह जाती है अपने पास, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस कि जैसे कि हमसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोस्कोपी। सो हम लोग बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ 3D इमेज और अ 3D व्यू फ्रॉम टू एडजेसेंट 2D एरियल इमेजेस थ्रू अ स्टीरियोस्कोप। ठीक है, विद टू आइज इज कॉल्ड ए स्टीरियोस्कोपी। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ ओवरलैप शुड देयर बी बिटवीन टू एडजेसेंट एरियल इमेजेस टू गेट अ प्रॉपर स्टीरियोस्कोपिक मॉडल। सो और आंसर विल भी कम से कम 60% तो होना ही चाहिए। Next है why do we perceive distances and depth? Different angles are formed at different places through visual axis. So why do we perceive distances and depth? कि हमें क्यों 2D वाली चीज़ 3D में नज़र आती है, तो हम बताएंगे कि जब हमारी जो दो आइज़ होती हैं डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखती है जो कि अलग अलग प्लेसेस पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और अलग अलग एंगल्स की वजह से जब हमारे दोनों आँखों की इमेज जो होती है वो क्या करती है, हमारा ब्रेन मर्ज करता है और इस वजह से हमें जो है 3D चीज़ें दिखाई देती है 2D के बजाय। सो डिफरेंट एंगल्स दे आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द विजुअल एक्सिस ऑफ अवर टू आइज विच गिव अस द आइडिया ऑफ डिस्टेंस एंड डेप्थ। नेक्स्ट है वाई 60% ओवरलैपिंग ऑफ टू एडजेसेंट एरियल इमेजेस नेसेसरी फॉर स्टीरियोस्कोपिंग व्यूइंग। कि हमसे पूछा है कि वाई 60% ओवरलैपिंग ऑफ टू एडजेसेंट एरियल इमेजेस
इज नेसेसरी फॉर स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग। ये क्यों कम से कम 60% ओवरलैपिंग होनी ही चाहिए। इन द अटैच्ड एरियल फोटोग्राफ 60% ओवरलैपिंग जो होती है, जिसमें बता दिया कि वर्टिकल एम्प्लीफिकेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हम आसानी से 3D इमेज देख सकते हैं। सो वर्टिकल एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें हमने बताया सबसे पहले वर्टिकल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, एग्जैगरेशन ऑफ हाइट डिफरेंस इन द टेरेन व्हेन व्यू थ्रू 3D इमेजेस। सो यानी कि जो हिल्स होती हैं वो और टॉलर दिखेंगी, हम जो चीज़ों को हाइट जो होती है उसको आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे अगर ओवरलैप बेहतर होगा, अप्रॉक्स 60% होगा तो। हिल्स जो है हमें और ऊंची दिखेंगी, वैलीज़ जो हैं वो हमें और डीपर दिखेंगी, मतलब हम प्रॉपरली हाइट को और बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे यदि प्रॉपर ओवरलैपिंग का सिस्टम होगा तो। विद साइंटिस्ट इन्वेंटेड द स्टीरियोस्कोप। तो हम कब से स्टीरियोस्कोप के टाइप, स्टीरियोस्कोप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या स्टीरियो पेयर्स होता है, क्या स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, हम कब से यही पढ़ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको इन्वेंट किसने किया, सो ये इसका आंसर आएगा कि एक इंग्लैंड के फिजिस्ट थे जिसका नाम है चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिन्होंने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया, जिन्होंने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, जिन्होंने इन्वेंट किया स्टीरियोस्कोप। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑब्टेनिंग द स्टीरियोस्कोप इमेजेस फ्रॉम द इनक्लोज फोटोग्राफ्स। और 2 लेंस स्टीरियोस्कोप, मिरर स्टीरियोस्कोप। फिर है डिफेक्ट्स बताते हैं लेंस स्टीरियोस्कोप के कि इसका लिमिटेड विद होता है, जिसकी वजह से इट्स डिफिकल्ट टू कीप 2 एडजेसेंट एरियल इमेजेस कंप्लीटली सेपरेट। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटायर ओवरलैपिंग पार्ट कैन नॉट बी सीन साइमल्टेनियसली। मतलब हम वाइडर चीज़ों को, बड़ी बड़ी एरियल फोटोग्राफी को नहीं देख पाते आसानी से। बाकी नॉर्मल अगर स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल एक फ़ोटोग्राफ है, मतलब मीडियम टू स्मॉल है, तो वो आसानी से हम लोग देख पाएंगे। लेकिन अगर वाइडर इमेजेस हैं प्लस हमें ज़्यादा चीज़ों को डिटेल करना है तो उसमें थोड़ा लेंस स्टीरियोस्कोप बेहतर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है वाई इज अ मिरर स्टीरियोस्कोप बेटर देन अ लेंस स्टीरियोस्कोप। सो जो मिरर स्टीरियोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, 2 मिरर्स का यूज़ किया जाता है जो कि अपने इस तरीके से अपोजिट प्लेस किए जाते हैं at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree, so that the entire overlapping area can be seen at the same time. Apart from this, these mirrors they are polished with aluminium so that the image appears shiny and clear. So इसके अंदर जो हमने पहले नहीं देखा था मिरर स्टीरियोस्कोप में, वो वाइवा क्वेश्चंस में आ गया है ना, वाइवा क्वेश्चंस में आ गया कि मिरर स्टीरियोस्कोप के जो मिरर्स होते हैं वो कितने एंगल पर होते हैं, 45 डिग्री एंगल पर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटायर ओवरलैपिंग एरिया होता है एक इमेज का, इंटायर ओवरलैपिंग एरिया होता है वो उन सब ओवरलैपिंग एरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, और प्लस जो मिरर्स होते हैं इसके अंदर एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी शाइनी और क्लियर इमेज देता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेवल स्क्रू इन अ मिरर स्टीरियोस्कोप, दिस हेल्प्स इन अरेंजिंग बोथ। सो बेसिकली जो लेग्स होते हैं मिरर स्टीरियोस्कोप के, उसके अंदर बेसिकली एक लेवल स्क्रू करके आता है जिससे कि हम लोग अरेंज कर सकते हैं बोथ द लेग्स ऑफ द स्टैंड। व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ बायनॉकुलर ओवर द मिरर स्टीरियोस्कोप्स, कि जैसे कि ये इस तरीके से मिरर स्टीरियोस्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी बायनॉकुलर्स का यूज़ किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, ताकि ऑब्जेक्ट्स और बड़े और सावधानी मतलब क्लियरिटी के साथ देखें, क्लियर दिखें। सो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक यूनिट 3। ठीक है, ठीक है। सो हेयर यू कुड सी कि हमने यूनिट 3 में ये स्टीरियोस्कोपिक विजन, पॉकेट मिरर स्टीरियोस्कोप, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन वगैरह, फिर है आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑन एरियल फोटोग्राफ्स। सो इसमें बेसिकली यही आता है फिजिकल फीचर्स ऑन एरियल फोटोग्राफ्स। तो इसमें हमें बताना है बेसिकली फिजिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ये सारे क्या है, फिजिकल फीचर्स दे रखे हैं हमारे पास, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, वैलीज़ हो गए, कोस्ट लाइन्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, स्नो हो गई, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल फीचर्स हैं जिनको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि स्नो क्या होगा, लाइट टोन होगा, इसका स्मूथ टेक्सचर होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट हो गए, जैसे कि फॉरेस्ट में क्या होगा, रफ टेक्सचर होगा, मीडियम डार्क टोन होगा। इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो टेढ़ा मेढ़ा विंडोज टाइप का होगा वो रिवर्स होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब फिजिकल फीचर्स हैं, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स। वहीं दूसरी तरफ कल्चरल फीचर्स को भी हम एरियल फोटोग्राफ में शो कर सकते हैं, जैसे कि
कल्चरल फीचर्स में आ गया हमारे पास क्या, रोड्स आ गई, रेलवेज आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, फील्ड्स आ गए, डैम्स आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए, इंडस्ट्रियल रीजन्स आ गए, ब्रिजेस आ गए। ये सब क्या है, किसका पार्ट है, कल्चरल फीचर्स के इन द एरियल फोटोग्राफ। जैसे कि फील्ड है तो वो ज्योमेट्रिक बाउंड्रीज होगी, उसके आसपास अलग अलग टोन्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप वैरायटी। डैम्स होंगे, वो क्या होंगे, रिवर्स पे एक सीधी सी लाइन बनी होगी। नेक्स्ट एयरपोर्ट्स होंगे तो लॉन्ग रनवेज हमें दिखेंगे एरियल फोटोग्राफ के अंदर, वाइड ओपन स्पेसेस दिखेंगे, है ना, पार्किंग के लिए, जो भी जहाज होते हैं उनकी पार्किंग के लिए। रोड्स हमें किस तरीके से दिखेंगे, लीनियर फीचर्स, सीधी स्ट्रेट दिखेंगी, ठीक है, और या फिर ग्रिड या रेडियल पैटर्न में भी दिख सकती हैं हमें। रेलवेज जो होंगी बिल्कुल लीनियर कंसिस्टेंटली, कहीं पर स्टेशंस, क्रॉसिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। सो ये हो गए बेसिकली कौन कौन से फिजिकल चीज़ों में आते हैं। जैसे एक रिवर है, वो किसका पार्ट है, फिजिकल का है। वहीं डैम किसका पार्ट है, कल्चरल फीचर्स ऑन एरियल फोटोग्राफी, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट, जिसमें हमने स्टीरियोस्कोपिक विजन, पॉकेट मिरर स्टीरियोस्कोप, आइडेंटिफिकेशन और ये सारा पढ़ा।